दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जीआईसी प्रवक्ता के प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रस्तुत है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रवक्ता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो गया है। ये परीक्षा अब नए पैटर्न पर होगी। इसमें अब 2 चरण होंगे परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी और मुख्य परीक्षा में परंपरागत टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों आपका जो विषय होगा उससे संबंधित परीक्षण होगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 120 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न आपके विषय से और 40 प्रश्न सभी के लिए कॉमन होंगे जो कि सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले विषय से संबंधित, जिस विषय से हम परीक्षा देते थे उससे संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाते थे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के बाद आपको मुख्य परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है और तैयारी की रणनीति पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आ जाइए शुरू करते हैं या सॉल्व करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है आज की वीडियो का वो है, कौन आदर्शवादी विचारक है? निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? ऑप्शन है आपके मिल, बेंथम, लास्की और हीगल। तो सही उत्तर है दोस्तों, हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। और आदर्शवाद में ये जो है ये मान्यता रखी जाती है या ये मान्यता मानी जाती है कि जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है ये भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, वे केवल मानसिक वस्तुएं हैं, यानी विचार तत्व या प्रत्यय तत्व की प्रधानता है। तो हीगल जर्मनी का एक आदर्शवादी विचारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, J&K यानी जम्मू और कश्मीर और दिल्ली। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 370 है उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 370 अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। ये प्रश्न पत्र जो है पुराना है, लेकिन अब हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको भी भारत के अन्य राज्यों की तरह उसको सामान्य स्टेट के रूप में मान्यता दे दी गई है तथा जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो दोस्तों, संसद राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रावधान है और राज्यसभा को इस संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद का निर्माण आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हुआ है। तो सही उत्तर है, संसद के जो अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो दबाव समूह हैं उनका प्रमुख उद्देश्य है अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों को या सरकार को प्रभावित करना। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों पे भी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो विभिन्न साधनों से लॉबिंग या जो है दबाव बनाकर वो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हितों के अनुरूप उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का लेखक है? तो सही उत्तर है दोस्तों, डुवर्जर। पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक डुवर्जर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में ये घोषित किया था कि भारत का संविधान जो है समय और परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? तो इस कथन को कहने वाले या ये कथन संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और उन्होंने ये कहा था कि भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो सही उत्तर है, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वो कौन सा है। तो भारत में लोकतंत्र का जो है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रकार को भारत में स्वीकार किया गया है। अन्य ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, ये इंग्लैंड में है, वंशानुगत लोकतंत्र, ये भी राजशाही में पाया जाता है, और जनतंत्री राजतंत्र, तो ये सभी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक गणराज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः किसका मिश्रण होता है। तो ऑप्शन आइए देखते हैं, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का, उदारवाद और समाजवाद का। तो सही उत्तर है दोस्तों कल्याणकारी राज्य, या ऐसा राज्य जिसका कार्य जो होता है लोगों का सेवा या सामाजिक कल्याण करना होता है। तो जो दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, ये वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन, और ये सामान्य तौर पे दोस्तों जीके का भी प्रश्न है, और सामान्य राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है, संघ लोक सेवा आयोग, पुलिस और आयकर। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग और आयकर जो है वो संघ सूची में है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो सही उत्तर है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो सही उत्तर 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ऑप्शन है देखिए, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। तो दोस्तों भारतीय संघीय प्रणाली में जो है वो शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान यानी 1, 3, 5 को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ऑप्शन है आपके प्रेस को, नागरिकों को, राज्य को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। तो सही उत्तर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट होते हैं ये राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जो है एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी एक कल्याणकारी राज्य के स्थापना के क्रम में नीति निर्देशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती है क्योंकि। तो भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है, सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही है, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में या भारत की संसदात्मक व्यवस्था में अपनाए गए हैं, इसलिए भारतीय संसदात्मक व्यवस्था कभी भी अधिनायक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा दोस्तों उसको धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो धन विधेयक है, इस पे राज्यसभा के बहुत कम अधिकार होते हैं। लोकसभा का धन विधेयक पर अधिकार बहुत अधिक होता है और उसकी शक्तियां भी अधिक होती हैं, लेकिन राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी पड़ती है, और अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों 1976। बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन करने के लिए भारत में दोस्तों 1976 में कानून बनाकर बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित किया गया।
अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो कौन सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण आप जानते हैं, अरस्तु द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में किस एक राज्य को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय और नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को सामान्य राज्य के रूप में उसे भारत के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। और अब ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसे अपना संविधान बनाने का अधिकार हो भारत संघ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कौन किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो सही उत्तर है दोस्तों संसद। संसद किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है। व्याख्या कर लेते हैं कि राज्य विधानमंडल जो होता है 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो दूसरा उच्च सदन जो होता है विधान परिषद होता है, ये एक अस्थाई सदन होता है और इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये भंग तो नहीं होता लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है और इसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑस्टिन ने ये कथन कहा है कि कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न है, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए। ऑप्शन है अनौचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है शक्ति और सत्ता को दोस्तों औचित्यपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो सही उत्तर है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। और दोस्तों ये जो 28 दिसंबर 1993 से भारत में मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुल 30 अनुच्छेद हैं मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में 30। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आलेख किसी अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? तो ये है परमादेश। परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये गार्नर का कथन है। सही उत्तर है गार्नर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इस संस्था को यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने का श्रेय एलन एक्टोवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम को दिया जाता है। जॉर्ज यूले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय इसके अध्यक्ष थे जो इसके तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? तो सही उत्तर है हाब्स ने सामाजिक समझौता के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ पर कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप जानते हैं ये है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक है? तो सही उत्तर है J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कहीं भी पूछा जा सकता है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ प्रवक्ता परीक्षा, डिग्री कॉलेज परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो सही उत्तर है कुल 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष चलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक या मुख्य कर्णधार या प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षेस या सार्क, जिसे कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है, इसमें कुल 8 सदस्य हैं दोस्तों, ये क्या कार्य करता है? तो सही उत्तर है दक्षेस जो है वो सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य करता है। और दक्षेस में जो सदस्य राष्ट्र हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और जो लेटेस्ट राष्ट्र इसमें शामिल हुआ है वो अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई किस वर्ष? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 15 तक बढ़ाई गई और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या तो 5 है, लेकिन 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या पहले 6 थी, लेकिन 1965 में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 34 में। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में ये कहा गया है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं, जिसमें भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? तो सही उत्तर है 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति से संबंधित था गुजराल सिद्धांत और ये वर्ष 1996 में अस्तित्व में आया था। गुजराल सिद्धांत के बारे में आपको बता दें कि गुजराल सिद्धांत का मूल नियम या मूल तथ्य ये था कि भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, इसलिए उसे अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ या छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक तरफा रियायत या छूट देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया? ऑप्शन है आपके हाब्स, लॉक, बोदा और मॉन्टेस्क्यू। तो सही उत्तर है हाब्स ने। दोस्तों, संप्रभुता जो है वो अंग्रेजी के सॉवरेनिटी शब्द से लिया गया है और सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर और एनस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। और जो हाब्स है, हाब्स एक समझौतावादी विचारक है, लेकिन इसने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी जानते हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों सही कथन है, ये मेटलैंड का कथन है। और मेटलैंड ने व्यंग भाषा में ये कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन महत्वपूर्ण विचारक पॉल जेनेट का है, जो कि राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र का भाग मानते हैं जिसमें कि राज्य और सरकार के सिद्धांतों पर विचार या अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो सही उत्तर है C.F. स्ट्रांग का कथन है ये। अगला प्रश्न है, कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों कानून के संबंध में हालैंड का है, जो मानते हैं कि आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मानव के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो ये आप सभी जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। एक कथन है अगला प्रश्न कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन C.B. मैकफर्सन का है, जो कि मानते हैं लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कई बार हमने पढ़ लिया है कि किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो एक विचारक हैं बिलोबी। बिलोबी जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं और राज्य के आवश्यक तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता आते हैं। लेकिन बिलोबी हैं वो भूमि को या भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार उनके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो सही उत्तर है काल्पनिक या यूटोपियन। इसलिए मार्क्स के पहले के समाजवादियों को कल्पनालोकीय या स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अधिकार को विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है? तो नैतिक अधिकारों को दोस्तों विधिक सामर्थ्य या विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन है आपके सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व और राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना। तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करना नहीं है, अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो सही उत्तर है जनता जो है समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। ये लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा के अंतर्गत मुख्य तथ्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि इसमें संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनः विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि इनमें ये सभी व्यवस्थाएं या सभी जो है व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन है आपके मास्को सम्मेलन, माल्टा सम्मेलन, डम्बर्टन ओक सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दोस्तों ये जो है इसको स्वीकार किया गया था। 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया और 26 जून 1945 को सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए और पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर प्रभावी हो गया था।
अगला प्रश्न है, कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले का प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी? तो सही उत्तर है 1919 के अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1921 से जो है द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तथा असम में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो लोकमत या जनमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव जो है प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन का पड़ता है। और जनमत को दोस्तों, प्रेस को फोर्थ स्टेट या चतुर्थ राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण साधन के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि किसी भी समाज के लिए राजनीतिक और स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, बोदा, हाब्स और विल्सन। तो सही उत्तर है ऑस्टिन का कथन है कि किसी भी समाज के लिए राजनीतिक और स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के नियम पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी ये सभी संवैधानिक शासन या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो ये है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये प्लेटो का कथन है। राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को क्या प्राप्त था? केवल राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार और धार्मिक आधार। तो सही उत्तर है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अभी हमने पढ़ा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के विचार का जो है सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन बोदा के द्वारा किया गया था। और एक कथन है, देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये कथन ह्यूगो क्रैब का है। ह्यूगो क्रैब ने कहा है कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक या क्लासिकल उदारवाद के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, पारंपरिक या क्लासिकल उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान क्या है? ऑप्शन है आपके मुख्यतया अलिखित, परंपराओं पर आधारित, मुख्यतया लिखित और व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित। तो भारतीय संविधान मुख्यतया लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता जनता में निवास करती है। कौन सा राज्य नहीं है? देखिए ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो है वो राज्य नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश राज्य हैं। संयुक्त राष्ट्र कोई राज्य या देश नहीं है, बल्कि यह जो है सभी देशों का संगठन है, दुनिया के सभी देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
अगला प्रश्न है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन डायसी का है। डायसी विधि के शासन के प्रमुख प्रवक्ता हैं और इनका मानना है कि विधि का शासन जो है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सही उत्तर है वर्ष 1936 में। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पंचायती राज को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये था वर्ष 1959 में। 1959 में दोस्तों भारत में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवायथन कब लिखी थी? तो दोस्तों सही उत्तर है 1651 में। जो 1651 में लेवायथन हाब्स की पुस्तक है और ये हाब्स के जो है इस पुस्तक में हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और हाब्स के प्रसिद्धि का आधार यही पुस्तक है। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर है राजस्थान में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? लास्की, हाब्स, लाक और बेंथम। तो सही उत्तर है दोस्तों लाक जो है वो मर्यादित या सीमित संप्रभुता के समर्थक थे, जबकि हाब्स जो है वो निरंकुश या असीमित संप्रभुता का समर्थक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी का विश्वास था ये। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 249। 249 में ये कहा गया है दोस्तों कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के प्रमुख विषय पर राष्ट्रीय महत्व का है और संसद इस मसले पर कानून बनाने में सक्षम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो सही उत्तर है भाग 4A में। भाग 4A में जो है वो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न चिंतकों में से किसे राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण और प्रशासकीय विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों सही उत्तर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन संप्रभुता की एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है? तो ये परिभाषा है ऑस्टिन की। ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता जो है वो एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है जो किसी की आज्ञाओं का पालन करने का आदी नहीं होता है, जबकि अन्य जनसमूह उसकी आज्ञाओं का पालन करता हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर है राज्य। यूनानी नगर राज्य जिसे पोलिस या सिटी स्टेट कहा जाता था उसका आधुनिक नाम राज्य है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आप याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में। 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया था, और 12 अक्टूबर 2005, डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मैकाइवर का है, और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कई विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। और मैकाइवर का जो ये विचार है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और उनका मानना है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी। अगला प्रश्न है, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। वो अधिकारों की बात नहीं करते हैं बल्कि कर्तव्यों की बात करते हैं, और उनका मानना है कि यदि आप अपने कर्तव्य करेंगे तो आपको अपने अधिकार स्वयं ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, मनु की राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, और उनका मानना है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में कुछ नहीं था, कोई राज्य नहीं था, न राजा था, और ऐसी दशा में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है कौटिल्य को। कौटिल्य को प्राचीन भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, ये शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों, ये लैटिन भाषा का शब्द है। नागरिक शास्त्र जो है इसकी उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज को समानार्थी माना जाता है, और यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। अगला प्रश्न है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, यह कैसा शब्द है? तो पोलिस दोस्तों एक ग्रीक शब्द है। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। पोलिस उस समय में नगर राज्यों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और आपने पढ़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर है, भारत में न्यायिक सक्रियता PIL यानी जनहित याचिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होता है? तो दोस्तों, सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी राज्यों में नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा गुटनिरपेक्षता को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था दोस्तों। इस आंदोलन को खड़ा करने में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो का अहम योगदान था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो ये है न्यायपालिका। और अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किस में निहित होती है? तो सही उत्तर है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम की गई थी। ऑप्शन है बर्क द्वारा, बेंथम द्वारा, मार्क द्वारा और हीगल द्वारा। तो एडमंड बर्क द्वारा सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो सही उत्तर है संसद की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों वो केवल साधारण विधेयकों के संबंध में होती है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये फाइनर का कथन है जो मानते हैं कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में किया गया है। याद रखिएगा भाग 11 में 11th जो पार्ट में है उसमें केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो सही उत्तर है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि इसमें मंत्री जो होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है जो मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं? कानूनों की व्याख्या ये काम नहीं करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी नहीं करते हैं, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति भी नहीं करते हैं, लोकमत का निर्माण। दोस्तों राजनीतिक दल दो हैं वो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और लोकमत का निर्माण करने का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो ये है निःशुल्क या मुफ्त कानूनी सहायता। ये जो है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य को क्रमिक विकास का जो परिणाम मानता है ये सर्वमान्य सिद्धांत है जो कि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो ये है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक पृथक होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक दबाव समूहों की भूमिका नहीं है? तो सही उत्तर है अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। दोस्तों अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ने का कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, दबाव समूहों द्वारा नहीं। दबाव समूहों द्वारा अपने पक्षधर अभ्यर्थियों के लिए नियोजित होने की सहायता, अपने लक्ष्य को सफल बनाने में सहायता और लोकमत को प्रभावित करना और समर्थन करने की जो है कार्य जो ये दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप द्वारा किया जाता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से कौन चुना जाता है? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 55 में ये वर्णन भी किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा और यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में मतदान में एक रूपता रखी जाएगी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए ये वीडियो था। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र देखा। इसके बाद जो अन्य प्रश्न पत्र हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।